नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आत्महत्या के बारे में। दुर्खिम की अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आत्महत्या आत्महत्या क्या मतलब होता है? आत्महत्या का मतलब होता है कि स्वयं द्वारा स्वयं की हत्या, यानी खुदकुशी जिसे कहते हैं। मतलब अपनी ही खुशी से अपनी जान गंवा देना क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है। तो आपने कभी अपने समाज में, अपने गांव में कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा की गई आत्महत्या की घटना सुनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि वे व्यक्ति जो आत्महत्या किए हैं किसी कारण से किया होगा, या उसकी मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होगा, या ऐसा होगा कि उसकी आत्महत्या के पीछे कहीं न कहीं समाज दोषी था? आप क्या मानते हैं, मतलब आत्महत्या का कौन सा कारण हो सकता है? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि है दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आत्महत्या आत्महत्या से मतलब क्या होता है? आत्महत्या का तात्पर्य होता है व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना, खुद से खुद की जान ले लेना क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है। तो दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है। जो आत्महत्या है मतलब एक आदमी कर रहा है, वो व्यक्तिगत घटना है। लेकिन जब हो जाता है, जब आत्महत्या की दर एक सामूहिक घटना होता है, जब बहुत लोग आत्महत्याएं करने लगते हैं, यानी कि आत्महत्या के दर को वे क्या कहते हैं? सामूहिक घटना कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मरे, या मतलब आत्महत्या की दर कम हो, तो उसे व्यक्तिगत घटना माना जाएगा। लेकिन आत्महत्या की दर को क्या? सामूहिक घटना माना जाएगा। तो दुर्खिम इसी आत्महत्या की दर को क्या कहते हैं? सामाजिक तथ्य कहते हैं। ये आत्महत्या की घटना को सामाजिक तथ्य नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? आत्महत्या की दर को सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो दुर्खिम द्वारा 1897 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द सुसाइड, उसी में आत्महत्या के सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए थे। किसमें? द सुसाइड में। किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो 1897 में द सुसाइड नामक पुस्तक में ये सिद्धांत दिए थे, आत्महत्या का सिद्धांत। तो दुर्खिम से पूर्व आत्महत्या के बारे में बहुत लोग चर्चा किए हैं, और इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत देने से पहले इसे क्या माना जाता था? मात्र एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था, और यह मनोविज्ञान का विषय था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक सामाजिक तथ्य है। ये आत्महत्या जो है व्यक्तिगत कारण नहीं है, क्या है? एक सामाजिक तथ्य है। तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये स्वीकार करते हैं। तो दुर्खिम ने एक परिभाषा दिया है आत्महत्या का, ये एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण के विभिन्न दशाओं के बीच का संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट है जितना कि जैविकीय और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ अनिश्चित और संभव संबंध को स्पष्ट करती है। तो आत्महत्या को सरल अर्थों में क्या कहा जा सकता है कि आत्महत्या जो है, आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनसे किए गए व्यक्तिक अनुकूलन की मात्रा से है। ठीक है। व्यक्ति के जीवन पर समूह के नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वृद्धि या कमी ही आत्महत्या का कारण बनता है। कब आत्महत्या का कारण बनता है? जब समाज का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा या कम पड़ता है, तो आत्महत्या का वो कारण बनता है। तो दुर्खिम ने पुलिस रिकॉर्ड के में उपलब्ध आंकड़ों के उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, और उसी से निष्कर्ष निकालते हैं कि आत्महत्याएं कब कब होती हैं। उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला था कि प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा आत्महत्या है जब होता है, जबकि कैथोलिक में कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसे भी देखिएगा आप ज़रूर।
तो शहरी लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जबकि ग्रामीण कम करते हैं। अविवाहितों में उन्होंने क्या पाया कि अविवाहित लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जबकि विवाहित लोग कम आत्महत्या करते हैं। सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और सिविलियन कम आत्महत्या करते हैं। महिलाएं ज़्यादा आत्महत्या करती हैं, पुरुष कम करते हैं। गर्मियों में ये मौसम के अनुसार भी यहाँ इन्होंने रिकॉर्ड ऐसा अध्ययन में अपने पाया कि गर्मियों में ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, जबकि जाड़े में कम आत्महत्याएं होती हैं। तो उपरोक्त आधारों पर दुर्खिम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्महत्या जो है व्यक्तिगत क्रिया ना होकर के एक सामाजिक क्रिया है। इन सब निष्कर्षों से ये क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि आत्महत्या जो है व्यक्तिगत क्रिया नहीं होकर के एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि एक विशिष्ट परिस्थिति में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, और व्यक्ति ऐसा करने हेतु वो बाध्य होता है, और यह समाज के सभी सदस्यों के ऊपर लागू होता है। तो वास्तव में दुर्खिम व्यक्ति और समाज के संबंध के रूप में आत्महत्या की व्याख्या करते हैं, और इसके लिए वास्तविक अपराधी किसको मानते हैं, समाज को मानते हैं। मतलब व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, इसका कारण क्या है, इसका दोषी कौन है, तो ये समाज है। तो दुर्खिम ने 4 प्रकार के आत्महत्याएं बताए हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बताए हैं। तो दुर्खिम ने जो आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली विभिन्न दशाओं के आधार पर इन्होंने ये आत्महत्या का उल्लेख किया है। तो कहीं कहीं एग्जामों में पूछा जाता है, कहीं कहीं 3 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 4 भी दिया रहता है। तो प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने इन्होंने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, तो 3 है, तो 3 लगाइए, नहीं तो 4 भी होता है। तो हम चारों के बारे में जानेंगे कौन कौन सा प्रकार बताए हैं। चलिए, सबसे पहले अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होता है? अहम मतलब ईगो, अहमवादी आत्महत्या। तो यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में बहुत कमी हो जाने के कारण व्यक्ति अपने आप को केवल उपेक्षित ही नहीं मानता है, बल्कि क्या करता है, वो पूर्णतः समाज से अलग थलग अपने आप को समझने लगता है। तब संवेदनशील व्यक्ति को क्या उसके अहम को यानी कि ईगो को ठेस पहुंचता है, और यह दशा बहुत ही अपमानजनक उसके लिए लगता है। तो ऐसे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि समूह में उसका कोई अपना नहीं है। तो आत्महत्या की इसी स्थिति का परिणाम क्या होता है, ये अहमवादी आत्महत्या होता है। जो क्या होता है, जो व्यक्ति द्वारा अपने अहम की रक्षा के लिए किया जाता है। कौन? अहमवादी आत्महत्या। जैसे एक बूढ़ा अकेला व्यक्ति जिसका कोई परिवार या मित्र नहीं है, तो वो अपने आप को मतलब अलग थलग मानता है कि हमारा इस समाज में कोई नहीं है, कोई देखभाल नहीं करने वाला, तो उसके द्वारा किया गया आत्महत्या क्या कहा जाएगा, अहमवादी आत्महत्या। चलिए, अगला प्रकार देखते हैं हम लोग, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या क्या है कि ये बिल्कुल अहमवादी के विपरीत है, अपोजिट है एकदम। परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या के विपरीत है, जिसमें व्यक्ति निजी कारणों से नहीं बल्कि सामूहिक मूल्य के प्रति अनुरूपता दिखाने के क्रम में आत्महत्या करता है। वो अपने कारणों से नहीं, जब वो समाज के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए क्या करता है, आत्महत्या करता है। वह अपने समूह में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की अपेक्षा अपने समूह को अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है। तो इस श्रेणी में 2 प्रकार की आत्महत्याएं होती है। कौन कौन सा? एक नैतिक आधार पर आत्महत्या होता है और एक मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो नैतिक आधार पर कौन सा होगा कि जिसमें समूह कल्याण के लिए किया गया आत्महत्या, ठीक है। तो समूह कल्याण के लिए किया गया आत्महत्या, जैसे कि लंबे समय तक प्रचलित रहने वाला क्या, जौहर हो गया, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि जहाज अगर
पानी वाला जहाज जो है अगर डूब रहा हो तो उसके साथ क्या करता है, एक उसमें का जो कैप्टन होता है वो भी उसके साथ अ, डूब जाता है। वो निकल सकता था लेकिन वो सोचता है कि इतने लोगों को हम नहीं बचा पाए, उसका मूल्य मानदंड ऐसा कहता है कि नहीं, हमें भी इसमें अपना कुर्बानी दे देना है, तो वो उसमें क्या डूब जाता है। या कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शहीद हो जाना, ये भी क्या है, परार्थवादी आत्महत्या है। चलिए आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। परार्थवादी आत्महत्या का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है कि व्यक्ति, ये इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किया गया आत्महत्या मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। तो ये जैसे कि एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए की गई आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या कही जाएगी। अगला प्रकार है प्रतिमानहीनता या विसंगति आत्महत्या, या जिसे एनोमी भी कहते हैं। तो ये क्या है, तो ये कि ऐसी आत्महत्या तब होती है जब समाज में मूल्य, प्रतिमान, मानदंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि अराजकता की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज में जीने का कोई अर्थ ढूंढ नहीं पाता है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अचानक उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है, या क्या होता है, अचानक ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे ये आत्महत्याएं होती है। जैसे कि किसानों द्वारा की गई आत्महत्या, जैसे कि अकाल पड़ जाए और वो कर्ज उस पे ज़्यादा पड़ जाए, मतलब उसके रहने लायक वो समय ना रह जाए, समाज ना रह जाए, तो वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। या तो कह सकते हैं कि अचानक व्यापार में घाटा हो जाता है, तो उसमें उत्पन्न स्थिति में क्या है, वो आत्महत्या करता है, तो क्या कहा जाएगा, प्रतिमानहीनता आत्महत्या। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रकार, भाग्यवादी आत्महत्या। ये भाग्यवादी आत्महत्या जो है ये प्रतिमानहीनता के अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था कि समाज में जो भी नियम है, प्रतिमान है, मूल मानदंड है, वो एकदम खत्म हो जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि समाज में नियम, प्रतिमान, मूल्य, मानदंड ये आदि किसी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा आरोपित किया कर दिया जाता है कि उसका जीवन दुभर हो जाता है, विफल हो जाता है। तो अब ऐसे में व्यक्ति द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं क्या कहा जाता है, उसको भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। अर्थात व्यक्ति इन बंधनों को सहन नहीं कर पाता है, करने की स्थिति में नहीं रहता है, वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे कि दासों द्वारा की गई आत्महत्या, या कह सकते हैं दहेज प्रथा के कारण की जाने वाली हत्या, या कह सकते हैं कि कॉलेज में मानसिक उत्पीड़न से बचने के लिए की जाने वाली आत्महत्याएं, ये क्या कहा जाएगा, भाग्यवादी आत्महत्याएं। बाल विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं, ये सब क्या है, ये सब भाग्यवादी आत्महत्या है। तो इस तरह दुर्खिम पहली बार आत्महत्या के साथ समाजशास्त्री व्याख्या करते हैं और समाज की विषय वस्तु के रूप में इसे स्थापित करते हैं, आत्महत्या का सिद्धांत को। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।